Hello students, myself Dr. Suman Madola. I welcome you in the class of Economic and Research Geography. Today's topic is impact of economic activities on environment. This is the part second. As you know, in the earlier class we have discussed various human activities and their impact on environment. In today's class, we will discuss various environmental problems generated due to humans' interference and humans' economic activities and so-called human economic development. मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का इतिहास बहुत पुराना है और प्रारंभिक काल में ये आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डाल पाई। क्यों? कि हम इन सभी आर्थिक क्रियाओं को पर्यावरण की सहन सीमा के अंतर्गत कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का प्रौद्योगिकी विकास हुआ और मनुष्य के पर्यावरण को दोहन की गति तीव्र हुई, जैविक ईंधन एवं खनिजों का निरंतर उपयोग बढ़ा। ऐसी स्थिति में पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव हमारे सामने दिखाई देने लगे। मानव ने अपने क्रियाकलापों द्वारा पृथ्वी पर प्रत्येक जगह विभिन्न रूपों में परिवर्तन किए हैं। संसाधनों का अनियोजित उपयोग करना और उसके द्वारा अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मानचित्र में, विश्व तापमान में वृद्धि, हरित गृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, हिम का पिघलना, ओजोन क्षयीकरण एवं अम्ल वर्षा, ये कुछ सामान्य घटनाएं जो घटित होती रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करने से पूर्व ये समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाकलाप इस धरातल पर करता है और धरातल पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग जब करता है, उन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण दोहन ही इन आर्थिक समस्याओं, पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है। जैसा कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया के बारे में हम समझ सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the production of goods and services requires energy and materials, metals, minerals, water, food and fiber, all of which come from the environment. The impact of resource extraction, production, transport, and use and waste generation are central to how economic activities affect environmental conditions and trend. मनुष्य की गतिविधियां पर्यावरण के प्रति अविवेकपूर्ण दोहन की प्रकृति अपनाने के कारण उत्पन्न इन समस्याओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम, विश्व तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिकरण की बढ़ती प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से धरती की सतह से परावर्तित किरणों द्वारा उत्सर्जित होने वाली तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि यदि हम इस डायग्राम को देखते हैं तो आप समझ पाएंगे, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड ये डायग्राम है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा पृथ्वी की धरातल सतह से परावर्तित किरणों के द्वारा रेडिएटेड होती है और स्पेस में जाती है, परंतु मध्यवर्ती लेयर जो कि इस रेडिएशन बैक टू द अर्थ फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग,
पुनः धरती पर लौट जाती हैं ये क्रियाएं। इस प्रकार तापीय ऊर्जा वायुमंडल में सांद्रण से धरातल की औसत तापमान में वृद्धि विश्वव्यापी तापन या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। Climate change and global warming are often used interchangeably but have distinct meaning, like weather and climate. जिस तरह से हम वेदर और क्लाइमेट को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो ए डिफरेंट थिंग, जबकि उनको एक जैसा काम में लिया जाता है। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व्ड since pre-industrial period due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increase heat trapping greenhouse gas level in the earth atmosphere. वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व तापमान वृद्धि के कारण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि तापमान की वृद्धि के कारण जलवायु में परिवर्तन और उसके दीर्घ अवधि के परिवर्तन और अति तीव्र घटनाएं, जिन्हें चरम घटनाओं के रूप में जाना जाता है, के रूप में भी परिवर्तन संभावित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही जलवायु का परिवर्तन होगा, उसी के साथ वर्षा की कमी का प्रभाव भी कृषि पर पड़ेगा। इसी के साथ साथ सूखे की स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। तूफान का आना, आग लगना, भूस्खलन, अवसादीकरण, जैविक घटनाएं और महामारियों की उत्पत्ति, वनों का कम होना, ये सब उसके साथ साथ जैव विविधता का ह्रास भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी घटनाएं हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि तापमान की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी हैं। भूमंडल के गर्म होने से नजदीकी एवं दूरगामी दोनों ही प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए घातक होंगे। इन दूरगामी प्रभावों और तात्कालिक प्रभावों को हम विभिन्न घटनाओं से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ से 1951 से लेकर के 2016 तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कुल धरातल का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे और समझने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पिछली सदी में जो तापमान 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को दुगना कर देगा और इस प्रकार औसत तापमान प्रति दशक 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दृष्टि दर से बढ़ता जाएगा। इसके कारण से विभिन्न जलवायु समस्याएं आएंगी, सागरीय तटों में वृद्धि होगी और तटीय क्षेत्र जल स्तर के ऊपर उठने से वहां के तटीय क्षेत्रों के लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा, जैसे कि मिस्र, बांग्लादेश, चीन और नाइजीरिया जैसे। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन होने से प्राकृतिक एक जटिल संरचना जो बनती है, उसके साथ महासागरों, हिम, भूमि की नदियों, झीलों, पर्वतों, इन सब में भी अंतःक्रिया से वनस्पति और जीव जंतुओं पर बहुत अधिक प्रभाव बढ़ेगा। जब विश्वव्यापी तापन होगा तो ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे। इस प्रभाव को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ग्लेशियर का भी पिघलना, ग्लेशियर पिघलेंगे और झीलें प्रतिदिन चौड़ी होती जाएंगी। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों पर इसका प्रभाव होगा और हिमनद जब तीव्र गति से पिघलेंगे तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जलवायु स्थितियाँ भी परिवर्तित हो जाएंगी। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उस पे कई शोध किए जा रहे हैं और साइंस पत्रिका IPCC की रिपोर्ट्स भी
ये स्पष्ट कर रही है कि निरंतर बढ़ते हुए तापक्रम के लिए मनुष्य जिम्मेदार है और इसके लिए जितनी भी समस्याएं आने वाली हैं, वर्षा की मात्रा में बढ़ती वृद्धि, शुष्क क्षेत्रों की आवृत्ति का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, ये सभी महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव हम आगे की तरफ देख पाएंगे। मानव की इन प्रकृति विरोधी गतिविधियों के कारण संतुलित जलवायु भी लड़खड़ा गई है और इसी संदर्भ में मनुष्य इसी संदर्भ में पृथ्वी के वायुमंडल में भी विशेष गैसों की मात्रा इस सीमा तक बढ़ गई है कि धरती की ऊष्मा या गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसे उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। इसे पुनः मैं इस डायग्राम से स्पष्ट करना चाहूंगी कि वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण या ब्लैंकेट इफेक्ट के कारण पृथ्वी की सतह की प्रगामी तापन प्रोग्रेसिव वार्मिंग को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस इस एटमॉस्फेरिक हीट को ब्लैंकेट की तरह ट्रैप कर लेती है और पुनः इसे रेडिएट होने से रोकती है, जिसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः ग्रीन हाउस एक ग्लास और प्लास्टिक रूफ का बना हुआ होता है, जिसके अंतर्गत इंफ्रारेड रेडिएशन इजीली अंदर आ जाता है और पुनः बाहर नहीं जा पाता है, और ऐसी स्थिति में उसके अंतर्गत एक तापमान का स्तर बना रहता है जो कि फसलों के लिए लाभदायी होता है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूं समझ सकते हैं कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम ए प्लैनेट एटमॉस्फेयर वार्म्स द प्लैनेट सरफेस टू ए टेम्परेचर अबव व्हाट इट वुड बी विदाउट द एटमॉस्फेयर। जब पृथ्वी के सतह के तापक्रम में वृद्धि होती है, ऐसी स्थिति में इन हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसेस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये गैसेस दी गई हैं और इनके दुष्प्रभावों को भी इस डायग्राम में स्पष्ट किया गया है। मनुष्य के द्वारा विभिन्न जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विसर्जित होती है और निःसृत होने से धरातल में वायुमंडल में इसकी सांद्रता 380 पीएम तक बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में एक दशक में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि दर 0.5% वार्षिक रही है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 2050 तक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दुगनी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम सभी भूगोल के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी बहुत अधिक वायुमंडल में महत्ता है, परंतु वायुमंडल में ये प्रदूषक तत्व नहीं होने पर भी इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने के कारण ऊष्मा का जब संतुलन बिगड़ जाता है, तब जलवायु परिवर्तन की विश्वव्यापी प्रतिकूल प्रभावों को हम देख पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि तापमान में वृद्धि होती है तो वर्षा तथा मृदा की नमी की मात्रा में कमी उत्पन्न होगी। रेन एंड स्नो के पैटर्न्स बदलेंगे, तूफानी वर्षा अधिक होगी। इस कारण से विभिन्न दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तापमान बढ़ने से स्नो और आइस की जो लाइन है ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों की, वो घटेगी और ऐसी स्थिति में अधिक सूखे एवं बाढ़ की संभावनाएं यानी विषम संभावनाएं अधिक होती जाएंगी। कई स्थान सूखे की चपेट में आएंगे। वहीं ऐसी स्थिति में जब वर्षा कम होगी, वन क्षेत्र घटेगा और वनावरण कम होने से जैव विविधता भी प्रभावित होगी। तापमान बढ़ने से जब बर्फ पिघलेगी तो सागरीय भाग भी जलमग्न हो जाएंगे और जो तटीय क्षेत्र हैं वो भी जल में डूब जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन हाउस, एक अनुमान है
कि हरित गृह के प्रभाव से तापमान में वृद्धि होने से 2050 तक 1 मीटर तक की वृद्धि होगी सागर तल में, और ऐसी स्थिति में कई क्षेत्रों का जल में मग्न होना संभव है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी परिवर्तित होगी और इन गैसेस के कारण समताप मंडल में ओजोन में भी अल्पता आएगी। विश्व में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन की प्रवृत्ति भी निरंतर बढ़ती जा रही है और यह वृद्धि, बढ़ती हुई वृद्धि, ये स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से इन ग्रीन हाउस गैसेस के दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसकी सहायक जो गैसेस हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रीफ्लुओक्सोकार्बन एंड सल्फर हेक्सोफ्लोराइड, ये सभी गैसेस, इनकी बढ़ती हुई मात्रा एटमॉस्फेरिक हीट को ट्रैप कर लेती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। इन सभी क्रियाओं घटनाओं के साथ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होने से, वायुमंडल परिवर्तित होने से, विश्व तापमान में वृद्धि होने से जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन घटित होने लगा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु एक ऐसी घटना है, ऐसी एक जटिल प्रणाली है जिसके अंतर्गत परिवर्तित होने से वायुमंडल के साथ ही महासागर, बर्फ, भूमि, नदियां, झीलें, पर्वत, भूजल सभी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होते हैं। इस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर से लेकर के अर्थ सरफेस एवं ओशंस सभी पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तापमान की वृद्धि और उसके साथ जुड़े हुए दुष्परिणाम, नदियों एवं झीलों के जल के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वापस से बारंबारता बढ़ना, स्थायी हिम का पिघलना, हिम टोपियों का पिघलना, सागर तल का उत्थान और सागर तल के उत्थान से बीचेस या पुलिन क्षेत्रों का समाप्त होना, प्रवाल भित्तियों, डेल्टा, आर्द्रभूमि का उन पर भी प्रभाव होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पुनः उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों का भी प्रभाव विकासशील देशों को झेलना पड़ेगा। कृषि पर भी संकट संभव है, क्योंकि जो भारत में जो वर्षा का जो समय है वो भी भारत में प्रभावित हो सकता है। तापमान बढ़ने से दीर्घकालिक परिस्थितियों में परिवर्तन होना संभव है और उसके दुष्परिणाम भी बहुत ही तीव्र होंगे। जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है महत्वपूर्ण कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए नवीन चुनौतियों का और नवीन रिसर्च शोध की आवश्यकता होगी, क्योंकि जहां पर इसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से विशेष रूप से बागवानी में भी विभिन्न और भी अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बाढ़, सूखा, समुद्री लवणता को सहन करने वाले समर्थ जीनों को परिवर्तन करना पड़ेगा। धान की उत्पादकता में भी प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार से नई हरित क्रांति, जैविक और हरित कृषि के अलग अलग रास्तों को भी अपनाना होगा। बायोटेक्नोलॉजी की विधाओं में भी और अधिक एडवांसमेंट हमें करना होगा, जिन पर बहुत अधिक ध्यान देना आवश्यक है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दुष्प्रभाव में जो महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव हमने देखे कि हिम का पिघलना, आइस मेल्टिंग, जलवायु परिवर्तन के तहत तापमान बढ़ने के साथ ही संसार के सबसे बड़े स्वच्छ जलीय भाग जो कि बर्फ के रूप में पाए जाते हैं वो पिघल रहे हैं। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका के हिमावरण का ह्रास हो रहा है और जितने भी सैटेलाइट स्टडीज की जा रही है उनमें ये देखा जा रहा है कि बहुत मोटे और थिक हिमनद भी पिघल करके, टूट करके बह रहे हैं। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में, हिमालय जैसे क्षेत्रों में इसकी निरंतर इस पर अध्ययन किया जा रहा है और इन अध्ययनों से ये स्पष्ट है कि अंटार्कटिका, आर्कटिका क्षेत्र के उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल हिमराशि भी
पिघल रही है। भारत की प्रमुख गंगा नदी का मुख्य जल स्रोत गंगोत्री का हिमनद भी तीव्रता से पीछे सरक रहा है। ऐसी स्थिति में सागर तटीय कृषि भूमि के नष्ट होने और अतिरिक्त दलदली भूमि एवं प्रवाल भित्तियों प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। हिमालय के हिमनद भी जो तीव्र गति से पिघल रहे हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र में 5000 से भी अधिक हिमनद हैं, उनमें आज 2/3 हिमनद पिघल कर पीछे हट रहे हैं, जिनमें जैसा कि मैंने आपको भी बताया गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद भी हैं। इस प्रकार से हिमनदों के पीछे हटने की समस्या, उसके साथ जुड़ी हुई पर्यावरणीय समस्याएं, हिमनद का अस्तित्व, तटीय क्षेत्रों की इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन भी आज की मुख्य पर्यावरणीय समस्या है। इसके अतिरिक्त ओजोन क्षयीकरण भी, ओजोन डिप्लीशन, जिसे कि धरती के रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, ओजोन परत O3 गैस जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है, उसके क्षयीकरण की भी मुख्य पर्यावरणीय समस्या सामने आ रही है। ओजोन क्षयीकरण के लिए CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, महत्वपूर्ण उत्तरदायी गैस है, जो कि अज्वलनशील, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, अविषाक्त होने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत अधिक काम में ली जाती है, जिसे रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, दवाई, रासायनिक उद्योगों में बहुत अधिक काम में लिया जाता है। जहाँ प्रकृति का प्रत्येक तत्व मानव कल्याण के लिए होता है, वहीं जब उससे अधिक, बहुत अधिक छेड़छाड़ कर दी जाती है, तो उसके दुष्परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। ओजोन गैस भी इसी प्रकार की गैस है, जो मानव के बहुत अधिक काम में आई, वहीं पर उसके दुष्परिणाम भी हम पूर्व में नहीं जान पाए। वायुमंडल में पाई जाने वाली ये ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर दुष्प्रभावों से हमारी रक्षा करती है, परंतु इसमें कमी आने से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अधिक आ जाने से मानव की त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और त्वचा के कैंसर की संभावना भी है। पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के अनुसार ओजोन की मात्रा में यदि 1% की कमी होती है, तो कैंसर से पीड़ित मनुष्यों की संख्या में 2% वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ओजोन के प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। ओजोन की अल्पता से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा एवं सीमा से अधिक पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्य एवं पौधों एवं जीव जगत के स्वास्थ्य में भी प्रभाव उत्पन्न होगा, दुष्परिणाम उत्पन्न होगा। अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या में अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसे कहा जाता है, जो जल के साथ विभिन्न एसिडिक पदार्थों का धरातल पर पहुंचना एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिश्रित होकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है, जिसे कि एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल से मिश्रित होकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करता है। जल की अम्लीयता को हम pH में मापते हैं। जब जल का pH 7 होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल वाटर। सामान्य वर्षा का pH, जल का pH 5 होता है, लेकिन यह मानक 4 से कम होता है, तो यह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है। तो जितनी अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का सांद्रण वातावरण में होगा, उतना ही वर्षा के जल का pH घटेगा। इस प्रकार से अम्ल वृष्टि के कारण मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है। अम्लता के कारण मृदाओं के खनिज तथा अन्य पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं
अम्ल वर्षा वनों को भी प्रभावित करती है। भारत में विभिन्न हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला आदि पर अम्ल वृष्टि से होने वाली क्षति से हम जानते हैं, ऐसी क्षति हुई है। मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव भी ताजमहल की संगमरमरी दीवारों को पीला कर रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य के हस्तक्षेप से होने वाली इन पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभाव हम इस संदर्भ में जान सकते हैं कि मनुष्य जिन भी कार्यों के लिए संसाधनों का एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट यूज करता है, उन सब का दुष्परिणाम पर्यावरण पर होना संभव है। ऐसी स्थिति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही महत्वपूर्ण उपाय है जिसे हम करना चाहिए ताकि आर्थिक विकास का कम से कम पर्यावरण पर दुष्प्रभाव हो।